हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है और हम आज कॉन्सेप्ट ऑफ मनी और मनी कैसे हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नॉलेज शेयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर होने वाला है, देखो मोटा मोटा हम सब जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मनी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ होगा, हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को जो ड्राइव करता है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो उसको इनिशियल स्टेज से लेकर आज तक उसको चलाती हुई आई है, वो है आपकी थ्योरी ऑफ रैंडमनेस। इस रैंडमनेस थ्योरी को हमें समझना होगा। अब ये रैंडमनेस थ्योरी क्या है, इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे और इस रैंडमनेस की वजह से कैसे हम इवॉल्व होते जा रहे हैं और जो ये मनी है ये कैसे हमें इसमें हेल्प कर रही है चीजों को आगे ले जाने में और एक पर्सन को अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल बनाने में। इस रैंडमनेस थ्योरी का क्या हाथ है, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी कि मनी कैसे आया ये तो हम सबको पता ही है ना। तो यहां पर बात यह है कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, इस चीज को हमें समझना होगा। तो हम इसको आज के टाइम पे ना देखकर सबसे पहले इनिशियल स्टेज में कैसे रैंडमनेस ने इस चीज को ड्राइव किया था और स्टार्ट किया था, हम उस चीज को समझेंगे। और फिर आज के जमाने में जो हमारा मनी को लेकर सिस्टम चलता है उसको समझना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। अब देखो, अब यहां पर इस चीज को समझने के लिए हमको बहुत ही पीछे जाना होगा समय में। और वो समय वो है जब हम बंजारे थे, हम इंसान बंजारे थे। हम एक जगह रुकते थे, वहां पे खाना कंज्यूम करते थे, फूड कंज्यूम करते थे। हमारी बेसिक नेसेसिटी जो है वो है फूड। अब उस फूड का जब वहां पर उस लोकेशन पर फूड कंज्यूम हो जाता था और फूड नहीं बचता था तो हम दूसरी जगह पलायन करके जाते थे और वहां पे खाना खाना स्टार्ट करते थे। लेकिन रैंडमनेस थ्योरी कहती है कि कभी ना कभी कहीं ना कोई चीज होकर रहेगी। और उसी तरह से किसी एक कम्युनिटी को या एक ग्रुप को एक डिस्कवरी मिली और वो डिस्कवरी किस चीज की थी, फार्मिंग। अब फार्मिंग की डिस्कवरी कैसे हुई कि किसी ना किसी ने कभी ना कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं ये धरती से उगता है और इसके उगने के पीछे कारण है वो बीज जो हम खा के फेंक दिया करते थे। और किन्हीं परिस्थितियों में बारिश की वजह से मिट्टी गीले होके वो मिट्टी के अंदर धस जाता था और वहां वापस से पेड़ उगता था। ये है पहली रैंडमनेस की चीज जो हम इंसानों के साथ हुई और वो हो किसी के साथ भी सकती थी। अब वो ये भी रैंडमनेस थ्योरी है कि हम इंसान ही क्यों इवॉल्व हुए, क्योंकि किसी ना किसी जीव को कभी ना कभी वो डिस्कवरी देखनी थी। और वो डिस्कवरी में सबसे इंपॉर्टेंट था फायर, जो इंसानों के साथ हो गया क्योंकि वो भी कोई ना कोई जीव में आता है। और उसी फायर की वजह से जब हम अपने आप को सिक्योर कर पाए, सेव कर पाए, तो उसी की वजह से हम लोग और फर्दर डिस्कवरी हम ही को दिखने मिली कि आपके बीज गिरने से एक पेड़ उग जाता है। और ये डिस्कवरी यानी कि आगे चल के फार्मिंग बनी। और इस चीज का हमें यह फायदा मिला कि अब हम बंजारे नहीं रहे। अब हम एक जगह से दूसरी जगह पलायन नहीं करते थे। हम एक जगह रुक के बार बार फूड को रीजनरेट करके अपने आप अपने पेट को भर सकते थे और एक जगह स्थिर होकर और बड़े काम कर सकते थे। फिर एक जमाने में लोगों ने पेड़ काटना स्टार्ट किया। पेड़ क्यों काटते थे, वो फायर के लिए। लेकिन पेड़ को जब काटते थे तो उनका जो स्टेम होता था वो सिलेंड्रिकल शेप में होता था। और कभी ना कभी किसी ना किसी ने उस सिलेंडर को रोल होता हुआ देख लिया होगा, रैंडमनेस थ्योरी, कि उस रोलिंग की वजह से उसने देखा कि ये चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगेन एक डिस्कवरी हुई, ठीक है, किस चीज की, व्हील की। और व्हील की डिस्कवरी से अब हम फूड से क्या गेन करते थे, एनर्जी गेन करते थे। और वो जो एनर्जी है अब हम लेस एनर्जी में ज्यादा काम कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने व्हील की खोज कर ली थी और हमें पता था कि जो खाना हम लोग फार्मिंग के थ्रू उगाते हैं उसमें जो धान बचता है वो धान आपके गधे, घोड़े, भैंस ये सब खा सकते हैं। तो इनको हमने अपना दोस्त बनाया, मित्र बनाया। इनको हम बाई प्रोडक्ट वो खिलाते थे। इनसे, गाय से हम मिल्क लेना स्टार्ट कर दिया हमने, बकरी से मिल्क लेना स्टार्ट कर दिया हमने। और गधे और घोड़े जो थे इनके जरिए हम लोगों ने अपनी रीच बड़ी करी। अब इसके साथ यहां पर एक सबसे बड़ी चीज आ गई और वो क्या था कि आपकी रीच बढ़नी स्टार्ट होती है। रीच यानी कि आप लॉन्गर रेंज तक, अब दूर तक फार्मिंग कर सकते हो। पहले जब आपके पास ये चीज नहीं थी तो आप छोटे दायरे में खेती करते थे, वहीं खाते थे, वहीं पे रहते थे। क्योंकि बहुत दूर जाके फार्मिंग करना यानी कि ज्यादा लैंड एक्वायर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि हमारी अपनी फिजिकल लिमिटेशंस थी। लेकिन इन डिस्कवरीज के साथ जो कि रैंडमली हुई, किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं हुई होगी। अब देखिए ये कितनी मजेदार थ्योरी है ना। तो जब हम लोगों ने लॉन्गर रेंज में फार्मिंग करना स्टार्ट किया तो अब यहां पर हमारी आबादी उस जगह की जो पहले कुछ लोगों की थी अब बढ़नी स्टार्ट हो गई समय के साथ। और बनने स्टार्ट हो गए यहां पर कबीले। कबीले बनने स्टार्ट हो गए और इन कबीलों में एक चीज थी कि यहां पर भिन्न भिन्न टाइप के पीपल्स मिलते थे। और वो भिन्न भिन्न टाइप में, मैंने यहाँ 4 कैटेगरीज को हमने यहाँ पर शो किया है। और वो 4 कैटेगरीज को जब हम समझेंगे तो हमें यहाँ पर फाइनेंस के बारे में समझ आएगा। और वो 4 कैटेगरी क्या थी, ये पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, ये 4 किस्म के लोग हैं। जिसमें एक पर्सन ऐसा है जिसकी फिजिकल
एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों हाई हैं। दूसरा पर्सन है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हाई है बट मेंटल स्ट्रेस लो है। तीसरा पर्सन है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ लो है बट मेंटल स्ट्रेंथ हाई है। और एक चौथा पर्सन है जिसकी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही लो है। अब कबीलों के अंदर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जीवों में पाई जाती है वो वर्चस्व की, अपनी अपनी ताकत को शो करने की। और वो क्या था कि जो जमीन है जिस पर हम खेती कर रहे हैं वो किसकी ज्यादा होगी, ये यहां पर कैसे डिटरमाइन हुआ, क्योंकि रैंडमनेस की वजह से 4 प्रकार के लोग पाए गए और इसी रैंडमनेस की वजह से सबसे ज्यादा वर्चस्व जिसका था वो इसका था। अब क्योंकि इसका वर्चस्व सबसे ज्यादा है तो इसके पास सबसे ज्यादा जमीनें इसने एक्वायर करी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना ये फिजिकली स्ट्रांग है ना मेंटली स्ट्रांग है। ये कहेगा कि ये जमीन मेरी है, ये और ये इसको बड़े आराम से भगा सकते हैं वहां से, क्योंकि ना ये लड़ सकता है और ना ही इसके पास दिमाग है। ठीक है, अब ये भी थोड़ी जमीन एक्वायर करेगा क्योंकि इसके पास दिमाग है। ये भी थोड़ी जमीन एक्वायर करेगा क्योंकि इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। और ये सबसे ज्यादा जमीन एक्वायर करेगा क्योंकि इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और मेंटल स्ट्रेंथ भी है। और उस कबीले में जिसका वर्चस्व सबसे ज्यादा होगा वो कौन होगा? पर्सन ए। और इसी से शुरुआत हुई आपके लेवलिंग ऑफ पीपल की, कि कौन पीपल सबसे नीचे होंगे, कौन उससे ऊपर होंगे, कौन उससे ऊपर होंगे, कौन उससे ऊपर होंगे। ये दोनों डिपेंड करता है। यहां पर कोई अगर जरूरत से ज्यादा बलशाली है तो वो मेंटल स्ट्रेंथ के भी ऊपर चला जाता है, बट कोई जरूरत से ज्यादा अकलमंद है तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर चला जाता है। ये सबसे निचले स्तर पर आ गए, ये मध्यम स्तर पे रह गए और ये सबसे ऊंचे स्तर पे चला गया। और इसी के साथ क्योंकि इसने ज्यादा जमीन एक्वायर कर ली है, पॉइंट को समझना, लेकिन ये अकेला उतनी जमीन पर काम नहीं कर सकता है, इसका एक्वायर करना वेस्ट हो जाएगा। और अब उस जमीन पर, क्योंकि इसको भी तो जीना है, इसको भी तो फूड की नीड है, वो इसको हायर करता है कि आप मेरे यहां काम करो और मैं आपको इसके बदले भोजन प्रोवाइड करूंगा, खाना प्रोवाइड करूंगा। और इसी तरह से शुरू हुआ कि यहां पर वेल्थ क्रिएशन का। ठीक है, अब देखो ये पर्सन फिजिकली स्ट्रांग है, ये चाहे तो इस पर अटैक कर सकता है, बट ये मेंटली स्ट्रांग भी है, तो ये इनके जैसे और 4 लोगों को लेकर आता है, जिसमें से 2-3 लोग आपके खेत में काम कर रही है, आपकी फार्मिंग कर रहे हैं, और 2-3 लोग आपकी सेफ्टी का काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ इसकी हल्की हल्की फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, तो ये इसके ऊपर चला गया। और यहीं से कल्चर शुरू हुआ प्रधान का, या फिर आप कह लो आगे चल के किंग बनने का। और अब इसको कोई रोक नहीं सकता है और ये बन गया किंग। और यहां पर आप नोट करोगे कि ये चीज हुआ कैसे, ये हमने थोड़ी किया है। साइंस की सबसे ब्यूटीफुल थ्योरी है थ्योरी ऑफ रैंडमनेस। वो कहती है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज मिलेगी, तो इन लोगों में से किसी एक को ऐसे पदार्थ मिले होंगे कंज्यूम करने के लिए फूड के फॉर्म में, जिसमें एक की, कुछ लोगों की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों बढ़ी। क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे हाथ में है, नहीं, ये सारा का सारा हमारे न्यूट्रिशन और हमारी सराउंडिंग में होने वाली चीजों के हाथ में होता है। तो ये इसको ज्यादा मिली, ये कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, ये कोई भी एक हो सकता है, इसको मिली और ये बन गया आगे चल के राजा। अब इससे इसको खतरा था फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, इससे इसको खतरा था मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से। तो इन दोनों खतरों के लिए इन्होंने इस सबसे कमजोर वर्ग को अपने अंडर काम पर लगाया, और जिसकी वजह से फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ दोनों बढ़ गई। ये अपने मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से इसको रोक सकता है, फिजिकल स्ट्रेंथ और 4 लोग यहां से और जोड़ के ये इसको भी रोक सकता है। और यहां पर अब शुरू होता है एक कल्चर, किंग कल्चर। और अब यहां पर क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, अब ये पर्सन इसको भी काम पर रख सकता है और इसको भी काम पर रख सकता है। ये क्या करेगा? ये अपनी मेंटल पावर की मदद से इवोल्यूशन में कबीले को और ज्यादा ग्रो करने के लिए अपनी मेंटल पावर का यूज करेगा, और उस कबीले की सुरक्षा के लिए ये अपनी फिजिकल पावर का यूज करेगा। और इसी तरह से एक कम्युनिटी के अंदर एक कल्चर डेवलप हुआ कि कोई एक होगा जो सबको गाइड करेगा, उसके गाइडेंस के अंडर में कुछ सुरक्षा का काम करेंगे उस कबीले के लिए, कुछ उसकी ग्रोथ का काम करेंगे, और कुछ वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो काम ऑलरेडी खोजे जा चुके हैं उन चीजों को करते रहेंगे। और इसी के साथ यहां पर अब पहली बार नीड स्टार्ट होती है कि क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, अब यहां से पॉइंट को आप समझना स्टार्ट करोगे, तो इसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ हो चुकी है। और ये इसके लिए काम क्यों करेगा? ये दोनों भी इसके लिए काम क्यों करेंगे? क्योंकि ये इनको अपनी वेल्थ प्रोवाइड करेगा, अपनी वेल्थ प्रोवाइड करेगा। और यहां से इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी की शुरुआत होती है। और यहीं से जो आपका सिस्टम जब डेवलप होना स्टार्ट होता है, फर्दर अब इकोनॉमी की शुरुआत हो चुकी है और आगे चल के ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब एक कबीला सेटअप हो चुका है, यहां पर एक राजा बन चुका है, उस राजा के लिए वर्कर्स भी हैं, मंत्री भी हैं और सेना भी है। पॉइंट समझना, सेना, मंत्री, वर्कर, ये सब लोग आ चुके हैं और ये अकेला इन सबको मैनेज कर रहा है। और अब कोई भी कबीला जो है उसको अगर आप एक पर्सन की तरह मानो, तो इसकी तरह कई कई जगहों पर कई कबीले बने होंगे। पॉइंट को समझना, कई कई जगहों पर कई कबीले बने होंगे। और रैंडमनेस थ्योरी क्या कहती है
कि ऐसे कबीले भी होंगे जहां पर मान लो पर्सन ए वाला कोई पर्सन है ही नहीं, ए टाइप का कोई पर्सन है ही नहीं, तो वहां पे राजा कौन बना होगा? बी टाइप का पर्सन। और कोई कबीले ऐसे होंगे जहां ए और बी नहीं है, तो वहां पे कौन राजा बना होगा? सी टाइप का पर्सन। और अब कबीले अपने रेंज को बड़ा करना चाहते हैं और यहीं से शुरुआत होती है किसकी? वॉर की, यानी कि युद्ध की शुरुआत होती है। और अब देखो, अगर एक ऐसा कबीला है जहां पे सिर्फ सी और डी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो इसको बी और ए टाइप के लोग बड़े आराम से अटैक करके अपने रीजन में एंटर करवा सकते हैं। और अगर सी टाइप के कबीले का राजा पे बी टाइप ने अटैक किया तो उसने उसको अपने दायरे में ले लिया, उसका रेंज बड़ा हो गया। और इस बी टाइप पर ए टाइप ने अटैक किया और इसका साम्राज्य सबसे बड़ा होना स्टार्ट हो गया, जिससे इसके कबीले की पॉपुलेशन बड़ी हुई। पॉपुलेशन बड़ी होने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बिग आर्मी, और बिग आर्मी मींस बिग सिक्योरिटी। और यहां पर बिग आर्मी को फूड देने के लिए बड़ी रेंज भी होनी चाहिए, ज्यादा जमीन होनी चाहिए, ताकि वो उसके लिए फूड प्रोड्यूस कर सके। सो बड़ा कबीला बनाने की नीड क्या थी? बड़ा कबीला बनाने की नीड थी बड़ी आर्मी। और बड़ी आर्मी से हमें क्या मिलता? बड़ी सिक्योरिटी। और बड़े कबीले के अंदर ज्यादा खेती करी जा सकती है, तो ज्यादा फूड प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अब इस आदमी के पास एक चैलेंज आता है इन सबको मैनेज करना, जिसके लिए यहां पर वो अपनी वेल्थ को शेयर करता है। और वेल्थ जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, तो उसको बढ़ाते रहना इसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इस पर्सन की प्रायोरिटी क्या है? अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहना, क्योंकि अगर वेल्थ खत्म हो जाएगी तो ये तीनों लोग इसके लिए काम नहीं करेंगे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आज के टाइम पे अगर मैं दूं आपको, तो वो क्या है? आप श्रीलंका को देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, उनकी वेल्थ खत्म हो चुकी है, जिस वजह से उनके देश में केओस आ गया है। क्यों? क्योंकि ये किसी के लिए काम क्यों करे जब उसको वो फंड मिलेगा ही नहीं। वो अपने फूड की तलाश में कोई और ऑप्शंस को सर्च करेगा, या अपनी नीड्स की तलाश में। उस जमाने में फूड ही मेन नीड हुआ करता था, इसलिए मैं फूड वर्ड यूज कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, अब ये लोग अपनी सर्वाइवल के लिए अपने राजा पर डिपेंडेंट नहीं है, अपनी गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। और उनको दर बदर भटकना पड़ रहा है। क्यों भटकना पड़ रहा है? क्योंकि वहां पर अब रैंडमनेस इतनी ज्यादा हो चुकी है, केओस इतना ज्यादा हो चुका है कि किसी को, अब वो एकदम इनिशियल स्टेज में आ चुके हैं, उनको वापस से इस चीज को चैनलाइज करके रीबिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन ये तो अभी इवोल्यूशन में बहुत बाद में आ जाते हैं श्रीलंका पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ अभी इकोनॉमी जो है इवॉल्व होते होते बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी को हम खत्म करेंगे कैसे? एकदम इनिशियल स्टेज से देखेंगे कि ये आगे किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। सो देखो, एक कबीले का सेटअप हो चुका है और भी कबीले हैं। मजबूत कबीला दूसरे कबीले को हथियार के जंग के जरिए अपने अंडर में ले लेता है, और इसी से शुरुआत होती है आपके वॉर की, और इससे हमारी उस बड़े कबीले की स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि अब ऐसे दो कबीले आ गए जिनकी स्ट्रेंथ बराबर की है। अब जब क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ बराबर की है, तो यहां पर वॉर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे वॉर में आपको सिर्फ लॉस ही होगा। तो यहां वॉर नहीं हुआ, यहां पे शुरुआत हुई आपके एक्सचेंजेस की। अब वो एक्सचेंजेस क्या है कि यार देखो, जब ये कबीले बन चुके थे, तो ये कबीले वाले अपनी ग्रोथ के लिए नई नई चीजों को खोजा करते थे। किसी भी प्रजाति की ग्रोथ के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो है डिस्कवरी, ठीक है। डिस्कवरी एंड रिसर्च, ठीक है। ये जब खेती किया करते थे, जमीन को खोदा करते थे, तो और खुदाई के दौरान किसी ना किसी के मन में ये बात आई होगी कि क्या जमीन को और खोदना चाहिए, तो उसने खेती छोड़ के और ज्यादा खुदाई स्टार्ट करी, और वहां से उसको कमोडिटीज मिलने स्टार्ट हो गए। कमोडिटीज मतलब कि यार आपने खोदना स्टार्ट किया, आपको ऐसा पत्थर मिला जिसको पिघलाने के बाद आपने देखा कि ये आम पत्थरों से ज्यादा मजबूत है। यानी कि बेसिकली उन्होंने, आज इस चीज को हम लोग मेटल्स का नाम लेते हैं, यानी कि कमोडिटीज उसने डिस्कवर करनी स्टार्ट करी। और इसी एक डिस्कवरी ने, जो कि किसी ना किसी ने कभी ना कभी सोचा होगा, जिसकी वजह से ये मिला, और वो जानकारी जब फैली तो और कबीले वालों ने ये करना स्टार्ट किया। और इसी मेटल्स की खोज के साथ हम लोगों को वॉर में जो हमारे एम्यूनेशन थे, हथियार थे, वो और ज्यादा डेवलप होने स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से हम एक कबीले से, मतलब दो कबीले जो बराबरी लेवल पर हैं, उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि कौन किससे ज्यादा मजबूत बनेगा। अगर दोनों बराबर ग्रोथ करेंगे तो कभी वॉर नहीं होगा, लेकिन एक की ग्रोथ अगर स्लो हुई और एक की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई, तो ये इसको कब्जा करके अपने अंडर में ले लेगा। और यहीं से शुरुआत होती है आपके कॉम्पिटिशंस की। बिटवीन दो कबीला कंपटीशन स्टार्ट होता है, और कंपटीशन अंडर द कबीले के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बीच में भी है कि कौन अपने लेवल को बड़ा करेगा। जो कुछ नया खोजेगा उसकी वेल्थ बढ़ेगी, जो नहीं खोजेगा उसकी वेल्थ जहां तक है उतनी ही रहेगी, वो सिर्फ सर्वाइव कर पाएगा। यानी कि अगर यहां से एक पॉइंट उठाया जाए तो वो ये है कि हमें अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें यहां पर इस चीज पर ध्यान देना होगा, डिस्कवरी पर ऐसी डिस्कवरी जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे और हमारी लाइफ को और ज्यादा आरामदायी बनाए, ऐसी डिस्कवरी। प्लस यहां पर डिस्कवरी के बाद आपको क्रिएट करना होगा। क्रिएट करके आप क्या बना सकते हो?
डिस्कवरी करने को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं, ठीक है। नेचर से बातचीत करके गणित के जरिए जब हम कोई चीज डिस्कवर करते हैं वो हो गया हमारा विज्ञान, और जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं हम भौतिकी, यानी कि सॉरी भौतिकी कह रहा हूं, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी कहते हैं हम लोग। तो क्रिएट करके हम लोगों ने जब उसका कुछ क्रिएट किया, मतलब क्रिएट करके हमने जो कुछ बनाया जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे मेटल्स हमें डिस्कवर हुए तो हमने तलवार बनाई, हमने तीर कमान बनाए, तो ये हो गई आपकी इंजीनियरिंग। और जब उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं तो वो बन जाती है आपकी टेक्नोलॉजी। सो कॉम्पिटिशंस स्टार्ट हो गए हमारे बीच में, ठीक है। हमने कमोडिटीज को डिस्कवर करना स्टार्ट किया और ये किसी ना किसी के मन में कभी ना कभी ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से ये हमें मिला। तो थ्योरी ऑफ रैंडमनेस, ये देख रहे हो आप, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं होकर ही रहती है और उसी की वजह से इवोल्यूशन होता है। सो सक्सेसफुल बनना है तो डिस्कवरी और क्रिएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आज के टाइम पे आपको मैं ये बताऊं कि कौन से देश आगे बढ़ रहे हैं जो इन पर ध्यान देते हैं, और कौन से देश बर्बाद हो रहे हैं जो इन पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि एक डी कैटेगरी जो है, डी कैटेगरी के लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ काम कर सकते हैं। और वो काम क्या, जो प्री डिफाइंड वर्क आपको सिखा दिया गया है, जो आप कर रहे हो वही काम वो कर सकते हैं। लेकिन डिस्कवरी होगी तो एक नया काम आएगा, और ये काम डी कैटेगरी के लोगों को ही करना है, डी टाइप के पर्सन को ही करना है। लेकिन अगर कुछ नया आएगा ही नहीं, लेकिन दूसरी जगहों पर आ रहा है, तो उसकी वजह से जो ये डी कैटेगरी के पीपल हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली में आपके लिए वर्क करेंगे, उनको जब तक कुछ नया मिलेगा नहीं, पूरे देश में कुछ नया बनेगा कैसे? और जब कुछ नया बनेगा नहीं तो आपका देश आगे बढ़ेगा कैसे, आपका कबीला कैसे आगे बढ़ेगा? तो पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो कमोडिटीज से हमने अपने कबीलों को ग्रो करना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसी ग्रोथ के साथ अब यहां पर वर्चस्व का खेल होना स्टार्ट हुआ कि जिसका कबीला ग्रो कर जाएगा ज्यादा वो दूसरे को हत्या लेगा। लेकिन अगर दो बराबरी पे हैं तो यहां पर हम एक्सचेंज करते हैं अपने गुड्स को, और इसी एक्सचेंजेस के साथ देखो क्या स्टार्ट होता है। मान लो ये कबीला ए है और ये कबीला बी है, इसको खोज हुई एल्यूमिनियम की, ठीक है, और इसके पास खोज हुई कॉपर की। और एक कबीला सी है, इसको मिल गया गोल्ड, और गोल्ड जो है हमने यहां पर देखो इनमें से किसी एक चीज को तो सबसे ज्यादा बड़ा होना ही था। और गोल्ड जो है वो दिखने में बड़ा सुंदर था, और वो लगता था कि एक आभूषण टाइप चीज दिखती थी, कि मतलब इसको पहनने से मेरा वर्चस्व ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो क्वालिटी वाइज और वैल्यू वाइज गोल्ड को सबसे ज्यादा वैल्यू की गई, ठीक है। और जिसके पास गोल्ड मिला उस कबीले ने बहुत ज्यादा ग्रो किया। अब क्यों ग्रो किया उसको मैं बताता हूं। यहां पर आती है खुद ब खुद एक चीज समझ आएगी आपको, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एंड नीड, ठीक है, वैल्यू एंड नीड। अब सपोज करो कि इसके पास कॉपर है जो कि एल्यूमिनियम से ज्यादा मजबूत है, मतलब मजबूत है वेपन बनाने के लिए और यूजफुलनेस में। अगर मैं कंपेयर करूं, एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि दोनों की अपनी अपनी यूसेज है, लेकिन आप अभी मान के चलो रैंडमनेस को समझने के लिए कि कॉपर की ज्यादा वैल्यू है एल्यूमिनियम की, और गोल्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा है कॉपर से भी एल्यूमिनियम से भी। इनके पास, अब एक रैंडम सिचुएशन लेते हैं, इनके पास सब कुछ है, खाने की कमी नहीं है, ठीक है, मेन बेसिक नेसेसिटी फूड है, ठीक है। तो इनको इनके साथ ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर यहां पर एक चीज आती है, सिक्योरिटी, कि भाई यार इनके हथियार ज्यादा मजबूत हैं, और क्योंकि इनके पास खाने की कमी है, तो ये यहां से अपने बड़े अच्छे हथियार बना के इन पे अटैक कर सकता है। और इनके हथियार क्योंकि एल्यूमिनियम के हैं और वो कॉपर के सामने कमजोर होगा, तो ये यहां पर मात खा जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ इंतजार करेंगे अपनी सेना की आबादी का जो कि इनसे ज्यादा हो, और ये इन पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इनको पता है कि यार हमारे पास एल्यूमिनियम है, हमारा हथियार उनसे कमजोर है, हम हार सकते हैं। अब ये आपस में एक दोस्ती का हाथ मिलाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी। आपको ये सारी चीजें आज की दुनिया में भी होती हुई दिखती ही हैं, दो देशों के बीच में ट्रीटी हो गई है। तो यहां पर ट्रीटी होती है और ये कहता है कि आप हमें ये यहां पे सप्लाई करेगा फूड, क्योंकि इनके पास फूड की कमी नहीं है, और ये दिमाग लगाएगा और कहेगा कि फूड के बदले मैं आपसे लूंगा कॉपर, और इस कॉपर से मैं क्या करूंगा, मैं अपने हथियार बनाऊंगा और अपनी सेना को मजबूत करूंगा। अगर इसका दिमाग चल गया, अगर इन दोनों में से जिसने सही दिमाग लगाया वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको फूड चाहिए, नीड थी, इसने किया, इसको कॉपर चाहिए था, इसने किया, और फिर इन दोनों की नजर सपोज करो गोल्ड पर गई, क्योंकि कहते हैं ना लालच। अब इसके पास भी सब कुछ है, ठीक है, दो कंडीशंस ले सकते हैं, इसके पास सिर्फ गोल्ड है लेकिन बाकी कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। मैं डी कैटेगरी भी ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं, इसके पास एवरीथिंग है, एवरीथिंग प्लस गोल्ड, ये भी है, ठीक है, सब कुछ है इसके पास और गोल्ड भी है। तो ये ए और बी मिलके कभी डी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, लेकिन सी पर इनकी नजर गड़ जाएगी, और ये दोनों कहेंगे कि हम अपनी ट्रीटी का इस्तेमाल करके एक संयुक्त सेना ऑपरेशन चलाते हैं सी के ऊपर, क्योंकि जब हमें गोल्ड मिल जाएगा तो हम डी के बराबर भी खड़े हो सकते हैं। अब आपको पूरा का पूरा आइडिया लग गया होगा
कि अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपने रेंज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कैसे हम लोग एक दूसरे पर कब्जा करते हैं और फिर अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं। जब हमारी पावर बराबर लेवल पर आ जाती है, या कोई ऐसा खतरा जब तक नहीं आ जाता है, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्यों बड़े वॉर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका है हमारे पास और वो खुद ब खुद में इतना बड़ा खतरा है कि यार अगर वो कहीं पे ब्लास्ट हुआ, पॉइंट को समझना, तो यहां पर लड़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब कोई बचेगा ही नहीं तो लड़ाई करके फायदा क्या होगा? लड़ाई करने का फायदा तभी है जब आप जीतो भी और बचो भी, लेकिन अगर बचे ही नहीं तो लड़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। दैट इज वाई अब कोई बड़ी जंग या कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही है, और उम्मीद करना कि यार कभी हो भी ना, क्योंकि अब न्यूक्लियर पावर जो है वो बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। सो देखो, इन चीजों से, इस ग्रोथ के लिए ह्यूमंस ने अपने कबीले में क्या क्या चीजें स्टार्ट करी, ठीक है। देखो, एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ, यानी कि दो नेशंस के बीच में या दो कबीलों के बीच में गुड्स का एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और दूसरों को हथियाना क्यों है? ताकि अपने वर्चस्व को बढ़ाया जा सके। और सबसे बड़ी चीज, ये क्यों होता है? ये नीड की वजह से होता है। और ये क्यों किया जाता है? सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही आगे बढ़ता है और सर्वाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन्हीं दौरान, ठीक है, कबीला ए जो था और कबीला बी, ठीक है, अब दो कबीले लेते हैं, इन्होंने कहा कि यार हर चीज के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए उसकी वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो यहां से शुरुआत होती है आपके मनी की। अब यहां पर मनी को कैसे डिसाइड किया जाए? तो जो सबसे कीमती पदार्थ था, कीमती पदार्थ जिसको हम लोगों ने कैटेगरी वाइज नाम दिया, तो सबसे कीमती पदार्थ में आया यहां पर गोल्ड। तो गोल्ड, अब गोल्ड और सिल्वर ये दो चीज थे जो बहुत शाइन करते थे, इसलिए इन दोनों को नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया गॉड्स मनी, इनको नाम दिया गया गॉड्स मनी। और यहां पर अब ट्रेड जो है, ठीक है, एक्सचेंजेस के दौरान ट्रेड, क्योंकि अब देखो वॉर होके कबीले बड़े बड़े हो चुके हैं, ठीक है, अब उससे बड़ा क्या किया जाए, हम समुद्र के कोने तक आ चुके हैं। अब ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने मनी का पहला फॉर्म निकाला, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। गोल्ड की प्रायोरिटी सिल्वर से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये दो फॉर्म ऑफ मनी हो गए। और अब अगर ए कबीला बी कबीले को फूड देगा तो उसके बदले जो डील हुई है वो ये है कि फूड के बदले आप हमें गोल्ड दोगे। हाँ, फूड की जितनी कीमत होगी उस कीमत के बराबर आप हमें गोल्ड दोगे, ठीक है। और अगर हमें आपसे कॉपर चाहिए, ठीक है, ये इसको कॉपर देगा तो कॉपर के बदले ये इसको गोल्ड देगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहां से फर्स्ट टाइम आपका मनी का कॉन्सेप्ट आ गया, और मनी किस फॉर्म में है? आपके गोल्ड के फॉर्म में है। और एक और चीज यहां पर आ जाती है, वो है रेशियो। अब कहने का मतलब ये है कि यार इसके पास गोल्ड कम है, एल्यूमिनियम ज्यादा है, पॉइंट को समझना, ठीक है। तो इसने कहा एक एग्जांपल के लिए कि यार मेरे पास 100 केजी गोल्ड है, इस कबीले के पास टोटल गोल्ड 100 केजी का है, ठीक है। अब 100 केजी का गोल्ड है, अब ऐसा समझ लो कि 1 ग्राम, ठीक है, या फिर ऐसा इसको रेशियो में लेते हैं, 1 केजी गोल्ड की जो वैल्यू है, 1 केजी गोल्ड, इसके पास एल्यूमिनियम बहुत है, इसके पास कॉपर बहुत है, पॉइंट को समझना। 1 केजी गोल्ड की जो वैल्यू है, पॉइंट देखना, 1 केजी गोल्ड से अगर आप एल्यूमिनियम को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो यहां पर आ जाता है कि 1 केजी गोल्ड इज इक्वल टू 100 केजी ऑफ एल्यूमिनियम, 100 केजी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसके पास 100 किलो है, तो यहां पर ये क्या कर सकता है, अपने 100 केजी एल्यूमिनियम से, अब सपोज करो कि अगर इसको 1 किलो गोल्ड देना है, पॉइंट को समझना, 1 किलो गोल्ड देना है, तो उसके बदले ये 100 केजी एल्यूमिनियम भी दे सकता है, क्योंकि वैल्यू दोनों की क्या है, इक्वल है। सो इसने यहां पर बनाने स्टार्ट करे कॉइन्स, इसने कॉइन्स बनाने स्टार्ट करे और उनके वजन के हिसाब से उनकी कीमत तय होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, इस तरह से। और जितने ज्यादा कॉइन्स उतना ज्यादा वजन, उतनी ज्यादा उसकी कीमत, ठीक है। तो अगर इसके पास 100 केजी गोल्ड है, ठीक है, 100 केजी गोल्ड है, तो इसे क्या कर सकता है, 10,000 केजी एल्यूमिनियम को कॉइन्स में ये क्या कह सकते हैं, कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए किसी भी देश के पास उतना ही पैसा प्रिंट होता है जितना उसके पास गोल्ड होता है या सिल्वर होता है, उसके अकॉर्डिंगली। यानी कि आपके पास गॉड्स मनी कितनी है, उतना ही पैसा आप प्रिंट कर सकते हो। और ये खुद ब खुद लॉजिकल बनता है, क्योंकि देखो अगर आप गोल्ड के बराबर की कीमत की कमोडिटी इसको नहीं दोगे तो वो क्यों लेगा? सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। आप उसको बड़ा कर दोगे, मान लो आपने 1 केजी के सामने 1000 केजी एल्यूमिनियम रख दिया, तो एल्यूमिनियम की कीमत खुद ब खुद घट गई। सेम काम ये बी भी कर रहा है। अब ये बी क्या कर रहा है, ये अपने 1 केजी गोल्ड के सामने, ठीक है, 1 केजी गोल्ड के सामने, ठीक है, मान लो 50 केजी एल्यूमिनियम, सॉरी 50 केजी कॉपर, इसकी वैल्यू इस तरीके से निकलती है। तो आप देखना, इसने 1 ग्राम का एक सिक्का बनाया, ठीक है, इसने 1 ग्राम का एक कॉपर का सिक्का बनाया, और इसने भी 1 ग्राम का एक एल्यूमिनियम का सिक्का बनाया। और इस रेशियो को अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर 2 ग्राम एल्यूमिनियम आपके 1 ग्राम कॉपर के बराबर होगा। सिंपल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम कहते हैं ना $1 80 रुपए के बराबर। तो ये देखो वैल्यूज इस तरह तय होती है, वैल्यूज इस तरह से बननी स्टार्ट हुई इनिशियल स्टेजेस में, ठीक है। और आज भी वही चल रहा है, कोई नया बड़ा काम नहीं है। सो
जिसके पास जितना गोल्ड था, अब बार बार गोल्ड को एक्सचेंज करना इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि लूटा भी जाता था उसको, इसलिए गोल्ड के बराबर गोल्ड को रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया और गोल्ड के बराबर आप दूसरी कमोडिटीज को एज अ एक्सचेंज यानी कि आप एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज करने लग गए। क्योंकि गोल्ड को अगर मनी के फॉर्म में यूज किया जाता तो उसके वेस्ट होने का, उसके इकट्ठा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। अब एल्यूमिनियम में अगर आप एक्सचेंज करोगे कॉपर में, तो लोग उसको दे के अपने लिए सर्विसेज यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो देखो एक्सचेंजेस कैसे हुए, किसी की करेंसी दूसरे की करेंसी अलग अलग बनी, क्योंकि ये अलग कबीला है, ये अलग कबीला है, लेकिन इनके करेंसीज के बीच में क्या एक्सचेंज रेट होगा, यानी कि किसकी करेंसी बड़ी है, मजबूत है, किसकी कमजोर है, ये चीजें कैसे डिटरमाइन होंगी। इसका इनिशियल स्टेज आपके गोल्ड और सिल्वर पर यानी कि गॉड्स मनी पर डिपेंड करता था। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो देखो ये आपको आइडिया लग गया कि यार गॉड्स मनी क्या है और मनी के बीच में एक्सचेंज कैसे होता है। अब हमारे कबीलों के बीच में वॉर होता था, एम्पायर को क्यों बड़ा करना है, ये चीज हमने समझा। ठीक है, अब आते हैं वापस से उस कबीले के अंदर, और इस कबीले को क्या चाहिए, एक कबीले को क्या चाहिए, ग्रोथ। उस ग्रोथ में जो किंग है, ठीक है, किंग जानता है कि अगर मेरी प्रजा जो मेरे लिए काम कर रही है वो ताकतवर होगी तो कोई दूसरा नेशन हम पर अटैक करने के बारे में सोचेगा नहीं। तो ग्रोथ बन गई यहां पर प्रायोरिटी। अब इस ग्रोथ को अगर प्रायोरिटी दी जाए तो इस किंग में अगर फिजिकल और मेंटल एप्टीट्यूड दोनों है, ठीक है, तो ये जानता है कि सिर्फ फिजिकल पावर काफी नहीं है, सिर्फ मेंटल पावर काफी नहीं है, हमको ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज नई नई डिस्कवरी करनी होगी। और डिस्कवरी करने के लिए मुझे अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को देना होगा जो कि मेंटली स्ट्रांग है, जिनको डिस्कवरी खोज करना पसंद है। यानी कि फाइनली यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स बनने स्टार्ट हुए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स बनने स्टार्ट हुए कि हमें कैसे पता चले कि मेरे को जो सोना मिला है, पहला एक एग्जांपल के लिए वो 100 ग्राम का ही है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्किमिडीज ने इस चीज को ढूंढा था। ठीक है, क्योंकि उनके पास ये एक चैलेंज था कि कैसे पता चले कि ये सोना प्योर है या नहीं है। तो प्रॉब्लम जब जब आनी स्टार्ट हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने उसका सोल्यूशन देना स्टार्ट किया। तो किंग ने थोड़ा हिस्सा अपने फंड का इधर ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। अब जो चीज आपने सीख ली है उस चीज को अगली जनरेशन को कैसे पहुंचाया जाए, तो यहां से शुरुआत होती है आपके एजुकेशन सिस्टम की। और थोड़ा पैसा यहां जाता है, क्योंकि आज मैं हूं कल नहीं हूं, तो हमारे कबीले को बचाए रखने के लिए वो ज्ञान जो आज हमारे पास है वो अगली जनरेशन तक भी पहुंचना चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ और यहां पर फंड जाना स्टार्ट हुआ। अब तीसरी चीज, इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए, ठीक है, जिसने अच्छी एजुकेशन ली वो डिस्कवरी की तरफ, रिसर्च की तरफ या फिर क्रिएशन की तरफ, यानी कि इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, क्रिएशन की तरफ। और जिसने कम एजुकेशन ली उसने वर्क की तरफ, यानी कि एज अ लेबर कोई ना कोई वो काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है एजुकेशन सिस्टम पे। और ये जो है ये प्रायोरिटी में चला गया सबसे ज्यादा टॉप पर। और जिस देश में एजुकेशन सिस्टम प्रायोरिटी यानी सबसे टॉप पर होता है वो देश राजा की जिंदगी जीता है। जिस देश में एजुकेशन सिस्टम प्रायोरिटी में नहीं होता है वो या तो डेवलप कर रहा होता है या बर्बाद हो रहा होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, सो यहां पर आपको समझ आ गया कि एजुकेशन सिस्टम आपके अगली जनरेशन को कैसे प्रिपेयर करेगी। और साथ ही साथ यहां पर आता है जो चीजें ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं उस पर जो काम करना है, यानी कि वर्किंग कल्चर। अब उस जमाने में सबसे जो चीजें डिस्कवर्ड थी वो क्या थी, फार्मिंग प्लस सिक्योरिटी यानी कि सेना। ठीक है, तो जो लोग फिजिकली स्ट्रांग थे सिक्योरिटी में, जो लोग मेंटली फिजिकली वीक थे वो फार्मिंग में चले गए। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो रणनीति बनाते हैं। ठीक है, जो रणनीति बनाते हैं, वॉर स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, वो मेंटल तो स्ट्रेटेजिस्ट बोल देते हैं हम उसको, स्ट्रेटेजिस्ट या रणनीतिकार। ठीक है, ये लोग इस तरह से एक जॉब आ गई आपके पास। ठीक है, तो कुछ लोगों को जॉब करनी है, तो किंग को वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन जगहों पर। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये है। जिसकी एजुकेशन सिस्टम अच्छी होगी वहां पे डिस्कवरी ज्यादा होगी, वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगी, और हर पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहेगी। तो ऑटोमेटिकली अच्छी क्रिएशन होंगी, अच्छी क्रिएशन की वजह से ग्रोथ आपको मिलेगी। और जब ग्रोथ आपको मिलेगी तो आपका वर्चस्व दूसरे नेशन के या दूसरे कबीले से ज्यादा बढ़ेगा और आप उनसे अच्छी डील्स कर सकते हो, उनकी कमोडिटीज को अपने पास ला सकते हो। चाहे लड़ के लाओ, चाहे अपने वर्चस्व को दिखा के लाओ, चाहे अपने पैसों के, अपने वेल्थ के दम पर लेकर आओ, आपका देश ग्रो करना चाहिए। ये इस चीज पर ये किंग काम करते थे। जो किंग इन चीजों पर काम करते थे, जैसे आपके अलेक्जेंडर हो गए, आपके जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया था, उनका वर्चस्व बढ़ता गया। जो आलसियों की तरह पड़े रहते थे वो गुलाम बन जाते थे किसी और देश के। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और इन चीजों को यहां पर इनके लिए, जिस देश में वर्किंग पीपल के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी वहां पे वर्किंग पीपल की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ये मेंटली फिजिकली मतलब कोई फिजिकली स्ट्रांग है तो कोई मेंटली स्ट्रांग है, बट पूरा कोई नहीं है। लेकिन अगर इनको, इस वर्ग को अगर खुश नहीं रखा गया राजा के द्वारा, तो यहां पर राजा की जो कबीला है उसकी ग्रोथ डाउन हो जाएगी। क्योंकि इसकी डिस्कवरी और इसके क्रिएशन का क्या फायदा जब ये लोग काम ही नहीं करेंगे। तो
एज सिंपल एज दैट। और डिस्कवरी और क्रिएशन अगर होगी नहीं तो इनके पास काम नहीं होगा। यानी कि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। पॉइंट को समझना, इंटरकनेक्टेड हो गए। और यही है वो बेसिक जो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, जो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। यानी कि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जिसको गवर्न इसको करना है, ठीक है, ताकि हमारा कबीला ग्रो कर सके, ताकि कोई दूसरा हम पर कब्जा ना कर पाए, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जिसकी वजह से ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक ने भी काम करना छोड़ा, किंग परेशान हो जाएगा। तो सोचो, ये किंग बनना आसान काम नहीं है। आपको लगता होगा कि यार सब कुछ तो है इसके पास, लेकिन इसके पास सब कुछ है इन सबको ऑपरेट करने के लिए। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जो हम बहुत आसानी से ये बात बोल देते हैं कि हमारे देश के जो पीएम हैं, ठीक है, वो कितनी मजेदार जिंदगी जीते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट कितनी मजेदार जिंदगी जीते हैं। भाई उनको हक है, यकीन मानो उनको हक है, क्योंकि ये सब मैनेज करना आसान नहीं है। कभी एक क्लास में बैठ के देखो, 50 बच्चे मैनेज करने में हालत खराब हो जाती है, ठीक है। वो तो पूरे, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, तो 150 करोड़ लोगों को मैनेज कर रहे हैं। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। तो जो वहां पर है, ठीक है, वो कोई ऐसे रैंडमली नहीं पहुंचा है। हाँ, अगर कोई रैंडमली पहुंच गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। मतलब जो उसके लायक नहीं है, अगर वो पहुंच गया इस गद्दी पर, ठीक है, तो सच में देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर लायक पर्सन यहां पर है तो सेफ हो, टेंशन नॉट, ठीक है, तो आप सेफ हो। सो आपस में सब इंटरकनेक्टेड हैं। डिस्कवरी का, रिसर्च का होना जरूरी है, ताकि कुछ नया बनता रहे, इनको कुछ नया मिलता रहे। क्योंकि यहां पर ये कुछ नया बनाते रहेंगे तो प्रोड्यूस होगा, और वो हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करके उनका पैसा अपने पास लेकर आएंगे। एज सिंपल एज दैट। उनका पैसा जब हमारे पास आएगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो, दो देश है, एक देश को नीड है, ठीक है, लेकिन ना वो डिस्कवरी कर रहे हैं, ना रिसर्च कर रहा है, ना फार्मिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन जीना तो है, उन्हें नीड है। अब क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा कबीला जो मजबूत है वो कहेगा कि आप मुझे अपनी करेंसी ज्यादा दोगे तब मैं आपको दूंगा। अब इसको कहते हैं वर्चस्व की ताकत, ठीक है। तो उनका जो भी करेंसी है वो कमजोर हो गई, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ऐसा प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे जिससे मुझे कोई फायदा हो। एज सिंपल एज दैट। मैंने अपनी कीमत बढ़ा दी, जिंदा रहना है। वो बोले हाँ, तो जो है तुम्हारे पास वही दो, ज्यादा मात्रा में दो। जो है तुम्हारे पास वही दो, ज्यादा मात्रा में दो, क्योंकि उसका मैं कुछ ना कुछ तो यूज करूंगा ही, क्योंकि मैं डेवलप्ड हूं। मुझे तुम दो नहीं दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेंसी एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने देश में इन चीजों को ध्यान दो। और हाँ, मैं इस चीज पर गौर करना चाहूंगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आज के टाइम पर एक फ्लॉ है। ना हम इसके लिए पढ़ाते हैं, ना हम इसके लिए पढ़ाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस चीज को तो हम पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। हमारे सिस्टम में ये दोनों चीज हैं, लेकिन हम पढ़ाते नहीं हैं। हम पढ़ा किस चीज के लिए रहे हैं? हम पढ़ा इस चीज के लिए रहे हैं, जॉब के लिए, जॉब के लिए पढ़ा रहे हैं। तो भाई यहां पर ध्यान रखो, अगर हमारी मेजॉरिटी पीपल इन्हीं में रहेंगे तो ये कौन करेगा? और ये करने के लिए जिसके पास हमारे देश में दिमाग है, जिसकी करेंसी ऑलरेडी मजबूत है, वो इनको अपने देश में ले जाते हैं। पॉइंट समझिएगा, वो अपने देश में ले जाते हैं। अब क्योंकि उनको सुविधा मिल रही है तो वहां के लिए लॉयल रहेंगे, वहां के लिए काम करेंगे। सो इस चीज पर हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें गवर्नमेंट की नीड नहीं है, इसके लिए हमें नीड है यहाँ पर टीचर्स की। मैं खुद एक साइंस का टीचर हूं, बट वाई आई एम सेइंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, क्योंकि एज अ टीचर मुझे ये समझ आया कि फंड्स का नॉलेज तो हमारे पास है ही नहीं, जिसकी वजह से हम इतने अनचैनलाइज्ड हैं, इतने अनऑर्गेनाइज्ड हैं। हम सिर्फ काम करते हैं कि बस काम करो पैसा मिल जाए, काम करो पैसा मिल जाए, लेकिन उस पैसे से हम पैसा कैसे बनाएं ये चीजें हमें पता ही नहीं होती हैं। दैट इज वाई इस चीज की नॉलेज होना जरूरी है। मैं साइंस एंड मैथमेटिक्स को पढ़ाता हूं और इस चीज को मैंने काफी सालों तक ऑब्जर्व किया, उसके बाद इन चीजों को लेकर आया। हाँ, मैं कॉमर्स के टर्म्स नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो कॉमर्स के टर्म्स के साथ आप मैच करो, एग्जैक्टली सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। सो अब देखो, आपस में सब इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, और यहां पर इन चीजों की हमारे पास सबसे ज्यादा नीड है, ठीक है। सो देखो, किसी भी देश की करेंसी कैसे डिटरमाइन होगी, इस एग्जाम्पल ने हमें समझा ही दिया है। लोगों के बीच में वॉर क्यों होता है ये हमने समझ लिया है। कैसे एक कबीला ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आया, जिसमें एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जिसके पास ज्यादा थी, उसने अपने कबीले को गवर्न किया, और इसी तरह देश बने, नेशन बने, ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, और रिसर्च डिस्कवरी ये होनी स्टार्ट हुई। जब समुद्र को हमने देखा तो हमें लगता था कि वहां कोई जमीन ही नहीं होगी, आगे सिर्फ पानी ही पानी होगा। लेकिन जब एक ने नाव की खोज करी और फिर उसने नाव बनाई, उसने बॉयंसी की खोज करी और नाव बनाई, तो हमने वहां पर भी
ट्रैवल करना स्टार्ट किया और अब हमारा जो कनेक्शन था, जो इंटरनेशनल ट्रेड था, वो बहुत दूर तक होना स्टार्ट हुआ। ट्रेन किस लिए होती है? सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नहीं, आपके ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए। प्लेन किस लिए डिस्कवर किए गए और बनाए गए? आपकी ट्रेड को रफ्तार देने के लिए, आपके एक्सचेंजेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसमें उसका योगदान है। हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, 500 करोड़ रुपए लगा देते हैं उसमें, ठीक है, उसको स्पेस में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन बन सके। इन शॉर्ट, हर काम यहां पर ट्रेड को रफ्तार देने के लिए है, क्योंकि ट्रेड को अगर रफ्तार देंगे तो हमारी ग्रोथ में रफ्तार आएगी, और हमारी ग्रोथ में रफ्तार आएगी तो हमारा जो नेशन है उसको पावर मिलेगी, और जब इसको पावर मिलेगी तो हमें किसी से डरना नहीं पड़ेगा, और अगर डरना नहीं पड़ेगा तो हम सरवाइव करेंगे लंबे समय तक। तो इन शॉर्ट, ये सारा तामझाम शुरू किससे हुआ था? कभी ना कभी किसी ना किसी चीज को किसी के सामने होना था। वो किसके सामने हुआ, इससे डिटरमाइन हुआ कि आगे चल के क्या बनने वाला है, ठीक है। और उसी के साथ आज कुछ देश डेवलप्ड हैं, आज कुछ देश कमजोर हैं, कुछ देश एकदम बर्बाद हो गई हैं, और साथ ही साथ हमें अगर अपने देश को मजबूत रखना है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये पॉइंट मैं जानबूझ के बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि सच में इस पर ध्यान देना है, ठीक है। और अब हमें अगर आज अपना देश हमारा उतना मजबूत नहीं है, तो हमारे पास जब इस चीज की नॉलेज है तो हम इस पर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी हमें यह लगता है ना कि यार हम तो काम कर रहे हैं, हम ये कैसे करें? तो राइट एटीट्यूड और राइट मेंटालिटी जब डेवलप रहेगी हमारे पास, तो हम ये करते करते, ये कभी कभी जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली और मेंटली वीक हैं इसीलिए कर रहे हैं। आज तो हम कैओस में इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि कभी कभी हमें ये मजबूरी में भी करना पड़ता है, ठीक है, कि ऑलरेडी हमारी जॉब लगने से पहले ही हमारे परिवार पे इतने सारे लोन्स हैं, ईएमआईज चल रहे हैं हमारे ऊपर, तो हमें वर्क करना जरूरी है। लेकिन वर्क करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आपका दिमाग इन पे और इन पे वर्क नहीं कर सकता है। समय इसको दो, काम को दो, और काम के बीच जो समय बचता है वो इसको दो, और इसको दोगे तो आगे बढ़ोगे। ये एक जाल भी होता है डेवलप्ड नेशंस। इकोनॉमी को आगे थोड़ा और अगली वीडियोस में हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे। डेवलप्ड नेशन डोंट वांट डेवलपिंग नेशंस टू डेवलप, क्योंकि अगर आप डेवलप कर गए तो उनका वर्चस्व खतरे में आएगा, और इसीलिए वो आप पे जाल बिछाते हैं। आपको साइलेंटली फंसाएंगे या वायलेंटली फंसाएंगे, ठीक है। वायलेंटली आज के जमाने में फंसाना मुश्किल है, इसलिए आज के टाइम पे आईटी के जरिए फंसाया जाता है, ठीक है। आपको बोला जाता है कि आप क्रिएटर्स हो, आप ये हो, आप वो हो, फलाना हो, ढिमका हो। हमारा पूरा देश आज से डांस कर रहा है, ठीक है, रील्स पर डांस कर रहा है। ये उनका एक ट्रैप है जो हमको कठपुतली की तरह नचा रहा है, क्योंकि हम इन चीजों से, हमारी जो भीड़ होगी, देखो कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। इंडिया में ऐसा नहीं है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ब्रेन्स की कमी है या डिस्कवरी के लिए ब्रेन्स की कमी है। द थिंग इज क्वांटिटी की कमी है, और क्वांटिटी कम की जा रही है। जहां 1900s के टाइम पे इतने वैज्ञानिक मानसिकता के लोग पैदा हो रहे थे, ठीक है, तो अगर मैं कहूं जहां 100 लोग पहले, अगर ईयर 1900 की बात करूं, जहां 100 लोग पहले वैज्ञानिक मानसिकता रखते थे, उसके सामने ईयर 2020 के बाद अगर आज के मैं डेटा लूं तो सिर्फ 1 लोग रखते हैं। तो 99 लोगों की मैन पावर डिस्कवरी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम हो गई, और यही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि नो मैटर, ये तो हो रहा है, आप डेवलप कर रहे हो। द थिंग इज ग्रोथ को आप ऐसे समझो कि यार ग्रोथ, एग्जाम्पल लेते हैं, नेशन ए भी कर रहा है, नेशन बी भी कर रहा है, लेकिन नेशन ए की ग्रोथ ऐसे है, वेयर एज नेशन बी की जो ग्रोथ है वो ऐसे है। तो निकल गया ना वो आगे, और यही वो जाल है। हमारे देश के 99 लोग, जिनको अगर बचपन में सही डायरेक्शन मिले, इसके जरिए, इस पर इन्होंने 2-3 चीजें फेंक के मारी हैं डेवलप्ड कंट्री ने। इंस्टा, ठीक है, फेसबुक, गूगल, ठीक है, आपका ये गूगल, और कौन सी है सोशल नेटवर्किंग साइट आपका, ठीक है, हाँ, एक यूट्यूब भी है, ठीक है। तो यूट्यूब खैर फिर भी थोड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये इंस्टा, एफबी, गूगल आपको सोचने देता ही नहीं है। सॉल्यूशन चाहिए, लो मिल गया। फेसबुक स्क्रॉल करते जाओ, रील्स देखते रहो, टाइम पास होता रहेगा आपका। इंस्टाग्राम पूरे दिन बस फोटो खींचो, डालते रहो। और ये सब डेवलप्ड नेशंस की कंपनियां हैं। यूट्यूब में भी अगर मैं कहूं तो वो जो फीचर है वो आपका इस पर आता है कि हाँ, उसमें भी रील्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, बट उसमें अच्छे कंटेंट भी आते हैं, तो इसलिए मैंने उसको आधे अधूरे में रखा। लेकिन हाँ, अगर कोई सिर्फ रील्स देखता है तो यूट्यूब भी उसके लिए खतरनाक है। ये एप्स गलत नहीं है, लेकिन एप्स का जो यूसेज इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, वो गलत है। क्योंकि इसकी वजह से जिस ब्रेन को बचपन में ट्रेन होना था डिस्कवरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कुछ ग्रोथ को, कुछ क्रिएट करने के लिए, वो ट्रेन हो रहा है डांस करने के लिए। आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमको अटेंशन चाहिए, और अटेंशन फास्टली कैसे मिल रहा है? डांस के जरिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं हाँ, पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं। द थिंग इज, ये करते हैं लोग खुशी के लिए, ये करते रहने ही लग जाएं तो गलत है ना, क्योंकि इस पे हमें ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। सो अब देखो, इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने जो चीज समझी वो क्या थी? रैंडमनेस से शुरुआत हुई
एक कबीले के बनने की, और रैंडमनेस से ही उस कबीले के अंदर एक राजा आया। रैंडमनेस ऑफ मटेरियल जो धरती में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से ही कोई कबीला कमजोर हुआ तो कोई कबीला मजबूत हुआ। उनके बीच में लड़ाई हुई और उस लड़ाई की वजह से बड़े कबीले बने, वर्चस्व बढ़ा, गुड्स का एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ, और उन एक्सचेंजेस के साथ कॉइन्स की वैल्यू, जितना गोल्ड गॉड्स मनी आपके पास होगा उतनी ही करेंसी आप प्रिंट करोगे। आज के टाइम पे प्रिंट बोलते हैं, उस टाइम पर मेकिंग बोल सकते थे, ठीक है, क्योंकि आप उसके बराबर की ही पैसा दोगे तभी तो वो आपको एक्सचेंज करके देगा। तो इन शॉर्ट आज के टाइम पे हम देखते हैं जो भी चीज, करेंसी एक्सचेंज होना, गुड्स का ट्रांसफर होना, ठीक है, कम्युनिकेट होना, एक देश दूसरे देश को दबा रहा है। अभी वॉर चल रहा है आपका रशिया यूक्रेन का, ठीक है, अगर बात नहीं मानोगे तो भाई जंग होगी, ठीक है, और बड़े वॉर क्यों नहीं हो रहे ये भी हमें पता चला। तो इन शॉर्ट थ्योरी ऑफ रैंडमनेस एक ऐसी चीज है जो हर चीज को, इसी ने इन चीजों को स्टार्ट किया था और यही अब इन चीजों को ड्राइव कर रही है, और इन्हीं के बीच में सॉल्यूशन भी देती है थ्योरी ऑफ रैंडमनेस। और वो सॉल्यूशन क्या है भाई? फोकस करो इस पर। जिस देश का ये मजबूत है उस देश में डिस्कवरी, रिसर्च, क्रिएशन और वर्क सब कुछ मजबूत है। आपकी आम जनता भी मजबूत है। रिसर्चर जब उनको फंड मिलेगा, किंग के पास ग्रोथ होगी तभी तो वो फंड देगा, ऐसे कैसे आ जाएगा उसके पास फंड, ठीक है। तो भाई जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो किंग की ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे और फंड आएगा और ये साइकिल में चलेगा। ये और फंड देगा उसको, ये और रिसर्च करेगा, ये और डिस्कवरी करेगा, और नई नई चीजें क्रिएट होंगी, और ट्रेड किया जाएगा और दूसरों की वेल्थ अपने पास लेकर आई जाएगी। तो हम और अच्छी एजुकेशन देंगे जिससे और अच्छा काम होना स्टार्ट होगा, तो सब खुश। लेकिन एक ने भी, जो हमने सीखा वो ये है, एक ने भी अपना काम खराब किया, और स्पेशली इधर अगर हमारा काम खराब हुआ, अच्छे से पढ़ाया नहीं तो ये कर नहीं पाएंगे, इसकी वैल्यू रहेगी नहीं, यही नहीं होगा तो ये कहां से आएगा, और जब ये होगा नहीं तो कुछ क्रिएट नहीं होगा, कुछ क्रिएट नहीं होगा तो ये लोग वही घिसा पिटा काम करते रहेंगे, जिसकी वैल्यू समय के साथ खत्म हो जाएगी। और समय के साथ वैल्यू खत्म हो जाएगी तो किंग की भी ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाएगी, दूसरा देश आएगा, कब्जा करेगा, निकल लेगा और वो अपने हिसाब से राज करेगा। इसीलिए कई देश किसी के गुलाम बनते थे, कुछ कुछ ऐसा होता था। इस पर भी डिपेंडेंट है, इन सब पर डिपेंडेंट है। शुरुआत अकेले से हुई थी, लेकिन अब सबको मिलजुल कर काम करना पड़ता है, और अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे अपने आप को एजुकेट करोगे। आप ये भी बन सकते हो, 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 क्रिएटर भी बन सकते हो, और ये भी बन सकते हो। चॉइस आपकी है कि इस नॉलेज का इस्तेमाल आप कैसे करते हो। अपना एम आपको डिसाइड करना है। पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने शायद बताया था कि सक्सेसफुल वही बनता है जो सेल्फ लर्नर होता है, ठीक है। एजुकेशन का सबसे पहली चीज जो सिस्टम को अगर अपने पर्सनल लेवल पर आपको ठीक करना है तो सेल्फ लर्नर बन जाओ। आप अपने आप राजा बनने के राह पर चल पड़ोगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी एक बार रिच हो गया तो हमेशा रिच रहता है, ठीक है। उनकी भी कहानी ऐसे होती है, रिच हुआ, क्या पता अगली जनरेशन डुबा दे, फिर कोई जनरेशन आए उसने रिच किया, और ये पुअर था, रिच, पुअर, रिच, और कोई पहले रिच है तो वो पुअर हो सकता है, रिच हो सकता है, इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना ग्राफ ऊपर लेके जाना है या नीचे लेकर जाना है, ठीक है। सो देखो, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। शायद ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट ये आपका बेस था, और ये बेस आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे इन सबको मैनेज करने के लिए और नए नए डिपार्टमेंट्स बनने स्टार्ट हुए, जैसे बैंकिंग सिस्टम, और जो गुड्स सब बचा के रखते थे उसके लिए इंश्योरेंस बनना स्टार्ट हुआ। कंपनीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो हमने नई नई चीजें बनाई उसको जब क्रिएट किया गया तो उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए बिजनेसेस बनने स्टार्ट हुए, और बिजनेसेस में को फंड के लिए शेयर स्टार्ट हुआ, टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक एक अलग वीडियो में होगा ताकि आप चीजों को समझें, और जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो इन सबको ज्वाइन करके एक नेशन कैसे रन करता है इस चीज के बारे में समझेंगे, और आपका इसमें क्या योगदान है, और आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और कैसे अपना पॉजिटिव योगदान देकर अपने देश को और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। इस पूरे वीडियो सीरीज का, पूरे सेशंस का, लेक्चर्स का यही मेन मोटो है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।